हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आप पहले से ही जानते हैं कि पढ़ लो बच्चों चैनल आपके लिए वीडियोस लेकर आएगा और साइंस, मैथमेटिक्स और कई तरह के सब्जेक्ट के लिए आपके पास में वीडियो लेकर आएगा। तो इससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किया है उसके बाद हम नया स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जो अभी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इससे पहले जो हमने इसमें देखा है उसको हम एक बार के लिए रिकैप कर लेते हैं कि देख लेते हैं हम कि कौन कौन से टॉपिक हमने इससे पहले कवर किए हैं। तो पहले हम इस चैप्टर में देख चुके हैं कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा कि किसी तरह का अगर केमिकल चेंज होता है तो उसमें किस तरह की रिएक्शन अपने को देखने को मिलती है या रिएक्शन कैसे होती है वो हमको देखने को मिलता है। उसके बाद में हमने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देख ली है। केमिकल रिएक्शंस जब होती है तो किस तरह के चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। उसके अलावा जो हमने देखा है आगे हमारा केमिकल इक्वेशन के बारे में कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम किस तरह से राइट कर सकते हैं एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। तो अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखने वाले हैं जिसका नाम है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है वो हम जानेंगे इसमें कि किस तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है। उससे पहले हम देखें कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो नाइन्थ क्लास में हमने देखा हुआ है, अगर हम नाइन्थ क्लास की बात करें तो नाइन्थ क्लास में हमने देखा हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि अगर कोई भी रिएक्शन कभी होगी तो उस रिएक्शन के अंदर दो पार्ट हमको देखने को मिलते हैं। एक तरफ हमारा रिएक्टेंट पार्ट होता है और दूसरी तरफ हमारा प्रोडक्ट पार्ट होता है। तो रिएक्टेंट पार्ट में जो भी सब्सटेंस आपका होगा उसका मास और जो प्रोडक्ट वाला जो पार्ट होगा उसमें जो मास होगा दोनों हमारे सेम होते हैं। कहने का मतलब कि केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद में जो मास होगा वो सेम हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम कोई भी केमिकल इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन लिखते टाइम पे हम जो भी केमिकल्स रिएक्टेंट पार्ट में लिखेंगे या प्रोडक्ट पार्ट में लिखते हैं उनके मास सेम होने चाहिए। लेकिन नॉर्मली हम लिख देते हैं, जैसे कि हमने कोई भी केमिकल इक्वेशन हम यहाँ पे देख पाते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए इससे पहले जो इक्वेशन देखी थी कि Mg, कि जैसे कि हमने देखा था कि Mg को जब हमने O2 से रिएक्ट करवाया तो हमको मिलता है MgO। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसे Mg जो है और इधर अगर Mg हम देखें तो यहाँ पर Mg हमको सिंगल Mg है, इधर हम देखें तो यहाँ पे सिंगल Mg है और इधर हम यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे ट्वाइस है और यहाँ पे केवल एक ही O हमको नजर आ रहा है, ऑक्सीजन पार्ट हमको नजर आ रहा है। तो अगर हम जब इसका मास कैलकुलेट करेंगे तो इधर के मास में और इधर के मास में हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। तो जब तक कि हम इसको बैलेंस नहीं करते हैं तो इस तरह की इक्वेशन जो होती है वो हमारी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाती है। और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को ज़रूरत होती है बैलेंस करने की। तो क्यों करते हैं वो हम समझ गए हैं कि कोई भी रिएक्शन आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है और इसीलिए हमको उस रिएक्शन को जो कि स्केलेटल फॉर्म में होती है उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब किस तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी जाएगी उसी के प्रोसीजर को या उसी के प्रोसेस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इसमें जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं, इस चीज़ के लिए जो भी मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो आपका हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा उसमें रूल्स और रेगुलेशंस का फॉलो नहीं करते हैं। नॉर्मली हम एक सिंपल मेथड के थ्रू ही इसमें हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं हम किस तरह से इसको बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है कि Zn एंड H2SO4 रिएक्ट करने के बाद में यहाँ पे बनता है ZnSO4 एंड
H2, राइट। तो उसको हमको बैलेंस करने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि वो स्केलेटल कंडीशन में है या बैलेंस कंडीशन में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड हैं, जैसे आपका जिंक है, हाइड्रोजन है, उसके बाद में आपका सल्फर है, ऑक्सीजन है, इन सबको एलिमेंट्स को हम इस तरह से टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि रिएक्टेंट पार्ट में जो भी एलिमेंट्स हमने लिखे हैं उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या उनके अंदर जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो कितने प्रेजेंट हैं, वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद में दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स इन द प्रोडक्ट पार्ट, कि जो प्रोडक्ट पार्ट में या RHS पार्ट में जो भी आपका नंबर ऑफ़ एटम्स है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि यहाँ जिंक की बात करें तो इधर भी जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है, इधर भी जिंक हाइड्रोजन की बात करें तो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर भी S1 है, इधर भी आपका सल्फर 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। तो अगर हम देखें तो इधर भी हमारे जितने भी एटम्स हैं वो सारे, हर एक एटम यहाँ पर जितना है रिएक्टेंट पार्ट में उतना ही हमको प्रोडक्ट पार्ट में देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं ये केमिकल इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड फॉर्म में दे रखी है। तो जो इक्वेशन हमारे पास में गिवन है वो पहले से ही बैलेंस्ड फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। जब भी कोई इक्वेशन आपको पहले से ही बैलेंस फॉर्म में दे रखी होगी तो आपको उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम इसमें देखें कि हमारे पास में इसी तरह की दूसरी इक्वेशन है जिसमें हमको गिवन है कि Fe plus H2O and gives Fe3O4 plus H2। तो अब ये इक्वेशन आपकी स्केलेटल फॉर्म में है या फिर आपका बैलेंस्ड फॉर्म में है, वो पहले हम चेक भी कर सकते हैं और उसके बाद में हम इसको बैलेंस भी कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर जो मेथड यूज करेंगे उसके लिए हमको पता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि किस तरह से हम इसको बैलेंस करने वाले हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको ये जो भी स्टेप हमको गिवन है उन स्टेप को हमको फॉलो करना पड़ेगा और हम हर एक स्टेप को हमको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी स्टेप है, जैसे मान लो इसमें स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, तो इसके बेसिस पर हम स्टेप को फॉलो करते हुए हम किसी भी केमिकल इक्वेशन जो कि आपका स्केलेटल फॉर्म में होगी उसको हम बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल हमको गिवन है उसी एग्जाम्पल के बेसिस पर हम पहले इसको लिखने की कोशिश करते हैं और अगर हम चाहें तो पहले इसको चेक कर सकते हैं कि हमारे पास में, जैसे आप देख पा रहे हो कि रिएक्टेंट पार्ट में यहाँ पे आप इसका टेबल यहाँ पे देख पा रहे हो कि रिएक्टेंट पार्ट में आपका आयरन 1 है, प्रोडक्ट पार्ट में 3 है, इसी तरह हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रिएक्टेंट पार्ट में और प्रोडक्ट पार्ट में हमको डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस इक्वेशन को अपन क्या कहने वाले हैं, स्केलेटल इक्वेशन कहने वाले हैं। और स्केलेटल इक्वेशन को अपने को क्या करना होगा, बैलेंस करके कंप्लीट करना होगा। तो देखें किस तरह से करेंगे। हम पहले स्टेप पर आते हैं कि सबसे पहले जो स्टेप आपको यहाँ पर गिवन है उस स्टेप में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपको जो भी आपकी स्केलेटल इक्वेशन है पहले उसको राइट कर लेना है, उसके बाद में उनको आपको इस तरह से स्क्वायर बॉक्सेस में आपको उसको बंद कर लेना है। और जब आप इसको इस तरह से शो कर दोगे तो आपका पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कहने का मतलब इस स्टेप में आपको सिर्फ आपको जो भी आपके रिएक्टेंट के पार्ट हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट के पार्ट हैं, उनको आपको अलग अलग आपको शो करना है कि आपको अच्छे से विजिबल हो पाएँ, आप उस पर अच्छे से फोकस कर पाएँ। उसके बाद में आप एक टेबल फॉर्म करेंगे स्टेप नंबर 2 में, कि आप एक टेबल फॉर्म करेंगे। और जैसा कि हमने पहले ही एग्जांपल में देख लिया है कि हम एक तरफ पहले एलिमेंट्स लिखेंगे एक कॉलम में, उसके बाद में हम नंबर ऑफ़ एटम्स लिखेंगे जो रिएक्टेंट पार्ट में है, फिर नंबर ऑफ़ एटम्स लिखेंगे जो आपका RHS या प्रोडक्ट पार्ट में हमको दे रखे होते हैं। उसके बाद में हम देखें यहाँ पे कि Fe यहाँ पे जो भी है Fe है या हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, उसके नंबर ऑफ़ एटम्स हमने लिख दिए हैं। और हमने देख भी लिया है कि जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ। इसका मतलब हमें इसको बैलेंस करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं इसमें कि स्टेप नंबर 3 आपका इसमें क्या कहता है। तो स्टेप नंबर 3 में हम आ जाते हैं। तो स्टेप नंबर 3 जो आपका इसमें हमको क्या कहता है कि टेबल फॉर्म करने के बाद में हमारा एक काम कंप्लीट हो गया कि हमको ये पता चल गया है कि जो भी इक्वेशन है वो अभी स्केलेटल फॉर्म में है और उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद में जब हमारा स्टेप 3 शुरू हो जाता है तो स्टेप 3 में हमको क्या करना है कि स्टेप 3 में हमको इन सब में से
या तो रिएक्टेंट पार्ट में या फिर हमको प्रोडक्ट पार्ट में ऐसे एटम्स को सेलेक्ट करना है जो कि मैक्सिमम हमको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि 1 2 1 इस तरह से, और इधर है 3 2 4। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम जो है आपका ये 4 वाला पार्ट नज़र आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ऑक्सीजन यहाँ पे मैक्सिमम दिखाई दे रहा है। तो जो हमको सबसे पहले रिएक्टेंट पार्ट में या फिर प्रोडक्ट पार्ट में मैक्सिमम एटम्स दिखते हैं उसी को हम सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, अब हम देख लें कि जो हमारी इक्वेशन है उसमें हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा कि हम जो हमारा ये 4 है उसको हम इधर की तरफ इसको बैलेंस कर सकें। ठीक है, अब देख ले यहाँ पे हम इसको एग्जांपल को फिर से एक बार देख लें कि यहाँ पर देखो कि हमारे पास में इधर O का जो नंबर है वो 4 है और इधर O का जो नंबर है वो आपका 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर O का नंबर यहाँ पे 1 है और यहाँ पर हम O देख पा रहे हैं कि 4 एटम्स हम आपको देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कि यह O4 है, इसको O4 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको कहीं पे भी यहाँ पे ट्वाइस या थ्राइस करके इसको नीचे यहाँ पर नहीं लिखेंगे, जैसे कि हमारा O2 है। इस तरह से कभी भी हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे कि हम O की 2 की जगह यहाँ पे 4 रख देंगे, इस तरह से बैलेंस नहीं करेंगे। हमको केवल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, होल नंबर्स के रूप में हमको मल्टीप्लिकेशन करके ही बैलेंस करना है। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे 4 है तो हमको यहाँ पर 4 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम इस वाटर वाले पार्टिकल्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर O ऑटोमेटिकली हमारे पास में कितना हो जाएगा, O हमारे पास में 4 हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप जो अभी हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास में एटम है उस एटम को कैसे हम बैलेंस करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे बैलेंस करने के लिए देखो क्या किया है कि जो हमारे पास में ऑक्सीजन था यहाँ पे 4 था और यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन केवल 1 ही था। तो इस 1 को बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर दिया है, 1 × 4 कर दिया है। कहने का मतलब जो हमारा H2O वाला पार्ट था उसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 होगा और प्रोडक्ट पार्ट में भी आपका ऑक्सीजन आपको 4 ही नज़र आएगा, मतलब इधर भी 4 होगा और इधर भी आपका 4 ही हमको देखने को मिलेगा। तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ बैलेंस हो चुका है, लेकिन हमको फिर आगे जो हमारे एटम्स बचेंगे उनको भी बैलेंस करना होता है। तो हम चाहें तो इस इक्वेशन को जितना हमने बैलेंस कर लिया है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है और हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं और जब भी हमारा एग्जाम होगा तब भी हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखें कि अब अगर हम देखें तो नॉर्मली अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस कर लेना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली जो ये मेथड है आपका यही कहता है कि आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले ही बैलेंस कर लेना चाहिए। अदरवाइज हमको पता है कि जो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे उनको हमको पहले बैलेंस कर लेना है। अभी हमारा ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका है, तो अब हम देखेंगे कि जो यहाँ पे दूसरा क्या है कि हो सकता है कि जैसे आपने 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये हाइड्रोजन वाला नंबर आपका अनबैलेंस हो सकता है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कितना देखने को मिल रहा है, 4 2 8। यहाँ पर हमको इधर की तरफ अगर हम देखें तो हाइड्रोजन 4 दिखाई दे रहा है और इधर हाइड्रोजन हमारे को केवल 2 ही दिखाई देता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि ये 8 है और इसको 8 बनाने के लिए अपने को 4 × 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कहने का मतलब जो हमारा रिएक्टेंट पार्ट में है हाइड्रोजन 8 है, अब उसको 8 बनाने के लिए हमको यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं, देखो आगे इसमें कि हमने किया क्या है यहाँ पे कि ये हमारा नंबर ऑफ एटम यहाँ पे 8 गिवन है और यहाँ पर 8 बनाने के लिए हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे 2 × 4 कर दिया है। मतलब 2 हमारे पास पहले से थे और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ भी हमारे पास में 8 एटम्स हाइड्रोजन के हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लें कि जो हमारा ऐसा करने के बाद में जो हमारा फाइनल इक्वेशन अभी देखने को मिल रही है वो कौन सी बन रही है। यहाँ पे हमारा Fe आ गया, 4H2O हमारे पास में आ गया, Fe3O4 आ गया, उसके बाद में 4H2 हमारे पास में आ जाता है। कहने का मतलब अगर हम देखें तो ऑक्सीजन भी हमारा यहाँ पे बैलेंस हो चुका है और हाइड्रोजन भी हमारा यहाँ पे बैलेंस हो चुका है। अब नंबर है हमारा किसका, क्योंकि इसमें हमारे पास में Fe और बचा हुआ है, तो Fe को भी हमको यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। तो लास्ट हम Fe को यहाँ पे बैलेंस करेंगे। तो हम देख लें, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन वाला पार्ट हमारा यहाँ बैलेंस हो चुका है। अब Fe की बात करें तो यहाँ देख पा रहे हैं हम कि यहाँ पे
3 आपका Fe है और इधर आपका केवल 1 ही Fe है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमको क्या करना होगा वो देख ले हम आगे कि हमको क्या करना पड़ेगा कि जो इधर जो हमारे पास में आयरन है वो 3 एटम्स हैं और इधर वाले पार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास में एटम 1 है और इस 1 को 3 बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाय Fe। इसी तरह 4 को हमने इसको पहले से कर दिया है बैलेंस और ये भी हमारा कम्प्लीटली बैलेंस है। तो कहने का मतलब अगर अब हम देखेंगे तो इधर भी आपका 3 Fe नज़र आएगा और इधर भी आपका प्रोडक्ट पार्ट में भी 3 Fe आपको नज़र आता है। तो कहने का मतलब अगर आप यहाँ पर अब देखोगे तो कंप्लीट इक्वेशन में आपको जो भी हमारे एटम्स थे वो अब इक्वल हो चुके हैं, चाहे वो रिएक्टेंट पार्ट में हो चाहे वो आपका प्रोडक्ट पार्ट में हो। तो केमिकल रिएक्शन जो हमारी फाइनली जो बन के आती है वो कुछ इस तरह से आती है कि 3Fe 4H2O Fe3O4 एंड 4H2। तो आप यहाँ पे दोबारा से देख सकते हैं, देखो 4 2 ज़ा 8। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें देखें तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे 4 है और इधर की साइड में भी अगर हम देखें तो ऑक्सीजन हमारा 4 है, मतलब ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे बैलेंस हो चुका है। फिर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास में 8 है और इधर देखें तो भी हमारे पास में हाइड्रोजन 4 2 ज़ा 8 है, तो हमारा हाइड्रोजन भी यहाँ पे बैलेंस हो चुका है। उसके बाद में हमारे पास में लास्ट बचता है Fe। तो Fe यहाँ पर भी 3 है और इधर भी हमारे पास में Fe3 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास में जो Fe है वो भी हमारा बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा Fe भी जो है वो बैलेंस हो चुका है। तो कहने का मतलब ये हमारा जो इक्वेशन हमारे पास में आ रही है ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि सबको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, हम किसी भी इक्वेशन को एक हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ये मेथड आपका हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। ठीक है, ये आपका जो मेथड है वो हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। तो इस तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि आप दोनों तरफ के जो एटम्स हैं उनको कंपेयर करके आप एक तरह से बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो ये मेथड है, दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे करेंगे हम, मेक ट्रायल्स, हमको ट्रायल करने होंगे यहाँ पे फॉर द बैलेंसिंग। तो इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर्स को। तो होल नंबर को कोफिशिएंट के फॉर्म में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और करते रहेंगे जब तक कि वो हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। और स्टेप नंबर 7 इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो आपका लास्ट इसमें बताया हुआ है हमको, उसमें हम देख पा रहे हैं जो हमारा अंडरलाइन पार्ट है इसमें कि आप देख पा रहे हो इसमें कि द गैशियस लिक्विड एंड एक्वस एंड सॉलिड स्टेट्स, क्योंकि कोई भी अगर हम सब्सटेंस लेंगे तो उनकी कुछ स्टेट हो सकती हैं, तो उन स्टेट्स को लिखने के लिए हमको उसको रिप्रेजेंट करना होता है उसके नोटेशन में। जैसे आपका गैसेस के लिए हम यहाँ पे G लिख सकते हैं, लिक्विड के लिए हम L लिख सकते हैं इस तरह से ब्रैकेट में, और एक्वस के लिए हम AQ लिख सकते हैं इस तरह से। और जितने भी हमारी स्टेट्स होती हैं उसको हम इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका आयरन सॉलिड फॉर्म में है तो हमने S लिख दिया, वाटर आपका इस समय गैस के फॉर्म में लिया गया है तो आप इसको गैस लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉलिड है यहाँ पे हम गैसियस इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो